आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। समीक्षा करते हुए रूपचंद गौतम लिखते हैं कि वर्ष 1988 में नीलम नाम की एक लड़की मुझे विश्वासनगर शहादरा में मिली। वह मुझसे हिंदी आशुलिपि सीखने आई थी। आज वह एक पक्की बुद्धिस्ट है। मेरी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सिद्धांत पढ़कर अपना NB न्यूज़ यूट्यूब चैनल चला रही हैं। वर्तमान में इसे नीलम बौद्ध के नाम से पहचाना जा सकता है। यह मेरे जीवन में दूसरी नीलम थी। तीसरी नीलम नाम की लड़की मेरे जीवन में आई। इन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से दंत विज्ञान में स्नातक करने के उपरांत करोल बाग में अपनी क्लिनिक चलाने लगीं। चौथी नीलम पढ़ लिखकर दिलशाद गार्डन में घरेलू महिला के रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं। समय मिलता है तो समाज सेवा भी करने लगती हैं। पांचवी नीलम ने दलित साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति कविता के रूप में दर्ज की। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA, MPhil, PhD करके हिंदी विभाग लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाया। इन सभी महिलाओं ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके सनातनी परंपराओं को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में बहा दिया है। इस बहाव में लक्ष्मीबाई कॉलेज की नीलम अन्य नीलम की महिलाओं में इतना आगे निकल गई कि अपनी अभिव्यक्ति को काव्य संग्रह का रूप दे दिया। काव्य संग्रह भी सबसे बुरी लड़की के रूप में पढ़ने को मिला। अपने काव्य संग्रह के संबंध में नीलम कहती हैं, इस किताब को लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने इस टाइटल को सबसे बुरी लड़की इसलिए रखा क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां अगर आगे बढ़ती हैं और अपनी बातें करती हैं तो उनको सबसे ख़राब कहा जाता है। मतलब एक औरत या लड़की चाहे जिस रूप में आप मतलब फीमेल को देख लीजिए तो उसका हंसना भी जो है ये कहा जाता है कि वो अच्छी औरत या अच्छी लड़की नहीं है। तो इस उद्देश्य से भी मैंने इस किताब का नाम जो है सबसे बुरी लड़की रखा। मुझे बिल्कुल याद आया अपने बचपन में और अपने समय में कि जब हम लोग हंसते थे तो हमारी माँ बोलती थी कि हंसना नहीं, हंसना जो है जो बुरे लोग होते हैं वो हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं। औरतों की जो हंसी होती है वो उनके मुंह में ही छुपी होनी चाहिए, घूंघट के अंदर ही होनी चाहिए। या हम अगर अपने अधिकारों की बात करते हैं तो जो लड़की अगर अधिकार की बात करती है यानी कि वो सबसे खराब लड़की है, जो माँ बाप के पद चिन्हों पर चले और माता पिता की पगड़ी ना झुकने दे, अपनी बातें ना करे, तो समझिए कि वो इस दुनिया की सबसे, इस देश की जो है सबसे अच्छी लड़की है। तो उस उद्देश्य से भी मैंने जो है इस टाइटल को रखा। और बाबा साहब का जो मिशन था कि हमारे समाज की लड़कियां पढ़ें, और जब अगर हमारे समाज की लड़कियां पढ़ती हैं तो अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से देखें तो वो बिगड़ैल औरतें होती हैं। और उसी बिगड़ैल को मैंने जो है जो अपनी बातें करती हैं तो अपनी बातें करने वाली लड़कियों को मैंने सबसे बुरी लड़की के रूप में यहाँ परिभाषित किया है। जिस लड़की को हरियाणा के अलावा देश के अधिकांश प्रदेशों में जन्म लेने के बाद ही जमीन में गाड़ दिया जाता था, हंसने बोलने पर बदतमीज करार दिया जाता था, अधिकार मांगने पर दुत्कारा जाता था, ऐसी लड़की की छवि गढ़ते हुए नीलम अपने काव्य संग्रह का नाम सबसे बुरी लड़की रखती हैं। काव्य संग्रह में कुल 56 अतुकांत कविताएं हैं। सभी कविताएं छंद के अलावा अलंकारों से परिपूर्ण हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग कविताओं में विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है। संग्रह की पहली कविता मेहंदी हूँ नामक शीर्षक से है। मेहंदी एक प्रकार की झाड़ी है। इसका प्रयोग पीसकर बालों को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। समाज में लड़की का भी मेहंदी जैसा हाल है। बहू सबको चाहिए पर लड़की नहीं। इस कश्मकश की कहानी को नीलम बखूबी जानती हैं। इसलिए वह मेहंदी के रूप में लड़की की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए नीलम कहती हैं, मेहंदी हूँ डाल से तोड़ ली जाती है, छोटी हूँ
चाहे बड़ी हूँ, मिलाकर फेंक दी जाती हूँ। न किसी उमंगों का ख्याल, न किसी तरंगों का ख्याल, न किसी उमंगों का ख्याल, न किसी तरंगों का ख्याल, चटनी की तरह सिल बट्टे पर पीस दी जाती हूँ। इन पंक्तियों के अर्थ को साधारण से साधारण हिंदी समझने वाला भी आसानी से समझ लेता है। प्रतिरोध मुकम्मल तब होता है जब नकार और प्रतिकार से आगे बढ़कर कोई मौलिक जीवन पुरानी व्यवस्था को अप्रासंगिक बना देता है। प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराती आंखें समाज की गतिविधियों से टकराते नीलम के शब्द सनातनी लोगों की भ्राकुटियां कंपित करने लगते हैं। जब रूढ़िवादी परंपराएं सीना तानती हैं, तब नीलम के शब्द उस विकृति को झकझोरने लगते हैं जिसने लड़की को जमीन में जिंदा गाड़ने का अंजाम दिया था। सृजनात्मकता के रूप में नीलम चिंगारी के साथ उफान लेती हैं। काव्य संग्रह चर्चा का विषय बन जाता है। कविता संग्रह में नीलम भी रूढ़िवादी परंपराओं को नकार कर अपना दमखम सिद्ध करती हैं। जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर का विचार आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे स्त्री चेतना के विभिन्न स्तरों में से एक ऐसी अंतर्दृष्टि उभरने लगी है जो पुरुष विमर्श के प्रतिकार से आगे निकल गई है। जिन तिलकधारियों ने लड़की को चूड़ी बिंदियां से सजाकर औरत बनाया था, सनातनी रीति रिवाजों में लपेटा था, उस काल चक्र से निकलने के लिए नीलम आह्वान करती हुई कहती हैं, हमें उपहार नहीं चाहिए, हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए, खुले आसमान की उड़ान चाहिए, हमें उपहार नहीं चाहिए। सनातनी परंपराओं का उल्लेख करते हुए नीलम कहती हैं, न सोचती हैं न खुलकर बोलती हैं, न सोचती हैं न खुलकर बोलती हैं, न ख्वाब देखती हैं न करती हैं समानता की बातें, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लड़की अपने अधिकार न मांगे, दादा पिता चाचा भाई की हाँ में हाँ करती रहे, वही लड़की सबसे अच्छी होती है। अंबेडकर दर्शन का एहसास दिलाती हुई, लेकिन मैं तो परे हूँ इससे, लेकिन मैं तो परे हूँ इससे, क्योंकि मैं हंसती हूँ खुलकर, क्योंकि मैं हंसती हूँ खुलकर, बोलती हूँ बेबाक, ख्वाबों के भरती हूँ उड़ान, रचती हूँ एक नया समतामूलक संसार। वाकई में मैं इस देश की सबसे बुरी लड़की हूँ। सचेत जीवन व्यवहार में उसका प्रकट होना किसी संबंध में निहित शक्ति संतुलन, उससे जुड़ी सामाजिक मान्यताओं के समवाय और उसके सांस्कृतिक चरित्र पर निर्भर करता है। हमारा समाज जिस हद तक हमारी पारस्परिकता और हमारे प्रेम पर आधारित संबंधों की संरचना है, उसी हद तक वह हमारी पारस्परिक हिंसा की एक सुनियोजित व्यवस्था भी है। हिंसा का यह सामाजिक प्रबंधन किसी के लिए लाभकारी हो सकता है तो किसी के लिए दमनकारी हिंसा कलह के अलावा आतंक का रूप भी ले लेती है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था अपने नागरिकों की हिंसा मनोवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं, जबकि ऐसी व्यवस्थाओं के विरुद्ध चलने वाले प्रतिरोध के आंदोलन समय समय पर दिखाई पड़ते रहे हैं। सनातनी परंपराएं ही लड़की को पुरुष के पैर की जूती समझती रहीं। आज स्त्री की स्वतंत्रता का प्रश्न भी बड़े प्रबल रूप में सांस्कृतिक सामाजिक एजेंडे पर आ गया। स्त्री मुक्ति की चेतना एक सुगठित विचारधारा और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में सामने आई है। स्त्री विमर्श पर विचार करने की एक प्रवृत्ति यह है कि स्त्री के शोषण का आधार उसकी देह है, इसलिए दैहिक मुक्ति स्त्री मुक्ति की पहली शर्त है। स्त्री का वास्तविक संघर्ष अपनी देह पर अपना अधिकार कायम करने का संघर्ष है। सामाजिक चेतना आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के चिंतन की खोज में है। इस दृष्टि से देखा जाए तो नीलम का काव्य संग्रह सामाजिक चेतना में मजबूती से स्थापित मान्यताओं को संदेह की नज़र से देखने, उनसे टकराने और सोच की पगडंडियों को खोजने का साहस दिलाता है। स्त्री विमर्श के प्रति सहानुभूति रखने वाला पुरुष
अपनी इस सोच के सही होने के विषय में आश्वस्त रहता है। स्त्री पुरुष के अरमान सामाजिक स्थितियों में केवल विवेकशीलता ही सच्ची सहभागिता और साहचर्य का आधार बन सकती है। विवेकशीलता की शर्त यह है कि वह सामाजिक दृष्टि और संघर्ष की सृजनात्मक चेतना के बगैर नहीं हो सकती। केवल व्यक्तिगत चिंतन से विवेकशीलता नहीं आती, वह आत्मचेतना भी है और आगे बढ़कर अन्य तक पहुंचने का उपक्रम भी है। इस अन्य की परिधि में एक व्यक्ति से आगे उसके समूचे संसार का शामिल होना अपरिहार्य है, जिसे बौद्ध धर्म में ज्ञान कहा जाता है। इसी ज्ञान का परिणाम जग जाहिर करते हुए उस विवश माँ के साथ नीलम खड़ी हो जाती हैं, जिस माँ को लड़की जनने के बाद तानों से तार तार किया जाता है। उस माँ में साहस भरते हुए, माँ आने दो, तुझको भी तो जना एक औरत ने, तुझको भी तो जना एक औरत ने, आने दे मुझको, दोष क्या है मेरा, इतना बता दे तू, उठ माँ। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के एजेंडे में स्त्री चेतना भी महत्वपूर्ण है। स्त्री से विवेकपूर्ण व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और तर्क शून्य समर्पण की मांग की जाती है। मध्यकालीन समाजों में सामाजिक तंत्र के एक अंग के रूप में जो कुछ भी सुरक्षा हासिल थी, वह भी उससे छीन गई। नियति कविता के अंतर्गत, पैदा हुई तो उदास हो गया सारा घर, पैदा हुई तो उदास हो गया सारा घर, लोगों ने कहा बेटा होता, लोगों ने कहा बेटा होता तो अच्छा था, दादी दादा रोए, बापू रोया, फिर रोई माँ बेचारी, बोली किस्मत थी मेरी बेकार, जो जना मैंने बेटी। विडंबना यह है कि स्त्री की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जिन लोगों ने ढोल बजाया, वे भी सनातनी परंपराओं के सामने धुआं धुआं होने लगे। फिर भी लड़कियों ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को साक्षी मान करके अपनी अस्मिता को कमजोर नहीं होने दिया। अपने पिता भाई के सामने अपने अधिकारों की कवायद करने लगीं। इस बात का साक्षी सबसे बुरी लड़की नामक काव्य संग्रह को पढ़ने से ही हो सकता है। कविता संग्रह के रूप में नीलम पुरुष तंत्र के सामने दीवार बनकर खड़ी दिखाई देती हैं। संग्रह की कविताएं उन पुरुषों की मूंछों को नीचा करती हैं जो स्त्री की अस्मिता से छेड़छाड़ करने में तनिक भी नहीं चूकते। इतना ही नहीं, उन व्यवस्था के कर्णधारों को भी मुंह की खाने के लिए विवश करती है, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में स्त्री को केवल परतंत्रता का सदियों से जामा पहनाए रखा। बौद्ध धर्म के बाद इस देश में पितृसत्ता का चलन प्रारंभ हुआ। इसी पितृसत्ता में पूंजीवाद व बलात्कार की संस्कृति विकसित हुई। पूंजीवाद की पिछली 3 सदियों का इतिहास बताता है कि वह पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे और उसके मूल्यगत पूर्वाग्रहों को परास्त करने के बजाय और अधिक ताकतवर बनने में सफल रहा। तर्क पद्धति हमेशा छोटी मछलियों के विरुद्ध बड़ी मछली के पक्ष में विकराल रूप लेती गई। पितृसत्ता ने स्त्री के ज्ञान को शून्य करके गुलाम बनाने की सार्थक पहल की। ज्योतिराव फूले के प्रयास से स्त्री ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण तो हुई, पर पर्दे से मुक्त न हो सकी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से स्त्री ने अपने ज्ञान का परिचय देना प्रारंभ किया तो बलात्कार की संस्कृति ऊंचाई पर चढ़ने लगी। स्त्री के सपोर्ट में ज्ञान खड़ा हुआ और पुरुष का पारा धीरे धीरे खिसकने लगा। स्त्री को अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली तो नीलम जैसी महिलाएं लिखने लगी कि आज मैं उड़ूंगी खुले आसमान में, जहाँ न कोई बंदिश होगी, न कोई कसेगा फप्तियाँ, न कोई कसेगा फप्तियाँ, बिना रोक टोक के बिछड़ूंगी, बिना रोक टोक के बिछड़ूंगी, न होगा कोई बलात्कारी, आज मैं उड़ूंगी खुले आसमान में। संग्रह की भाषा शैली बड़ी ही सरल है, जो आम आदमी की समझ में आसानी से आ जाती है। कागज के साथ छपाई भी अच्छी है। 92 पृष्ठ का यह काव्य संग्रह 175 रुपये में खरीदते समय पाठक हिचकिचाएगा जरूर, क्योंकि यह पेपर बैक है। रश्मि प्रकाशन लखनऊ का शुक्रगुजार करना है कि उसने एक ऐसी महिला की अभिव्यक्ति को मुद्रण का रूप दिया जो स्त्री की स्वतंत्रता एवं समानता के लिए शब्दों से जूझी। धन्यवाद साथियों, आपको हमारी ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखें।